नमस्कार, मैं उज्जवल सोनकर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट क्लासेज में। आज से मैं आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की क्लास लूँगा। यह क्लास आप लोगों को यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और सभी प्रकार की स्टेट एग्जाम्स के लिए जिसमें भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। आज आप लोगों की पहली क्लास है। यह क्लास उद्देशिका पर होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि उद्देशिका होती क्या है। तो उद्देशिका हमारे संविधान निर्माताओं के विचार, दर्शन और उनकी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करती है। इसमें यह बताया गया है कि हमारे संविधान का प्रारूप किस प्रकार का होगा। उद्देशिका को उद्देश्य प्रस्ताव से ग्रहण किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था जिसने उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ही 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसको 22 जनवरी 1947 को मान्यता दे दी गई और इसी के अनुसार हमारे संविधान सभा का गठन हमारी संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया। आइए देखते हैं उद्देशिका क्या होती है। तो उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्च शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी उद्देशिका का प्रारूप है जिसके तहत हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया था। उद्देशिका के तत्वों को 4 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं उद्देशिका के तत्वों को किस प्रकार से बांटा गया है। तो आप शुरू में ही देख सकते हैं कि उद्देशिका की शुरुआत हम भारत के लोगों से हुई है। इसके पश्चात आप लोगों का उद्देशिका के स्वरूप को दिया गया है जो कि है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य। इसके पश्चात आपको उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं जो कि है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके पश्चात 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता दी गई है जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और इसी प्रकार 2 प्रकार की बंधुता दी गई है जो कि है ये राष्ट्र की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा। ये 2 प्रकार की आपकी बंधुता हो गई है। और इसके साथ साथ आप लोगों को संविधान को लागू करने की तिथि दी गई है जो कि है 26 नवंबर 1949 आज। और भारत के लोग, जो कि आप पहले देख चुके हैं कि इसके समस्त शक्तियों का स्रोत हम भारत के लोग हैं जो इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए इसके तत्वों को चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो उद्देशिका के तत्व, उद्देशिका के पहले तत्व में आप देख सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत और जो कि हम भारत के लोग हैं। और दूसरा हो जाता है आप लोगों को संविधान को स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949 जो कि आपकी उद्देशिका के अंत में दी गई है। संविधान का स्वरूप आप लोगों का 4 प्रकार का है, संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और संविधान का उद्देश्य आप लोगों का दिया है जिसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता और 2 प्रकार के बंधुत्व का वर्णन किया गया है। आइए इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो संविधान की शुरुआत जो होती है वो होती है हम भारत के लोग। यह दर्शाता है कि संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत हम भारत के लोग हैं, क्योंकि संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है और अंततः इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात भारत की जनता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है, जिसमें अंगीकृत का मतलब आप लोगों का होता है स्वीकार करना। जिसमें अंगीकृत, 1 मिनट रुकिएगा, जिसमें आप लोगों का अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, जिसमें अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब होता है कानून बनाना और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंप देना। इस चीज को सुनिश्चित करता है कि भारत के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत व उसका केंद्र बिंदु जो है वो भारत के लोग हैं। भारत के लोगों द्वारा ही इसको स्वीकार किया गया है, इसको बनाया गया है और भारत के लोगों पर इसको लागू किया जाता है। आता है संप्रभुता। संप्रभुता भारत के स्वरूप का पहला तत्व है जिसमें दिया गया है संप्रभुता से तात्पर्य यह होता है कि किसी भी देश को आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी देश
अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उसको किसी भी प्रकार के बाह्य दबाव या किसी का भी भय नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान हमारा भारत का संविधान जब लागू हुआ था उस समय हमारा संविधान गणतंत्र मतलब कि अंग्रेजों के कब्जे में था, जिस कारण 1947 तक का संविधान हमारा जो है वो औपनिवेशिकरण के दौर में गुजर रहा था। वो औपनिवेशिक था। औपनिवेशिक का अर्थ होता है कि संविधान को न तो निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, न ही उसको लागू करने की। और दूसरा होता है अधिराज्य, जिसमें निर्णय तो ले सकता है, जो कि 1947 के बाद का हमारा भारत रहा है, जिसमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता तो भारत को प्राप्त थी, लेकिन अंतिम निर्णय इसका नहीं था, क्योंकि अंतिम निर्णय ब्रिटिश सरकार के कब्जे में थे। तो अंतिम निर्णय की स्वतंत्रता ब्रिटिश पार्लियामेंट या महारानी जो कहती थी उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता था। सन 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ उसी के साथ हमारे देश को संप्रभुता मिल गई। संप्रभुता का तात्पर्य होता है पूर्ण निर्णय की स्वतंत्रता, जो कि हमारे संविधान लागू होने के साथ ही प्राप्त हो गई थी। अब भारत देश अब अपने आंतरिक व बाह्य निर्णयों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता इसको प्राप्त हो गई थी और यह अपने निर्णय स्वयं से ले सकता था। रूप आ जाता है आपका समाजवादी। समाजवादी से तात्पर्य यहाँ पर आर्थिक स्वरूप से लिया जाता है। नाम समाजवादी है कि तो इसको समाजवाद समझने की आप भूल मत कीजिएगा। समाजवाद यहाँ पर आर्थिक स्वरूप से हमारे संविधान सभा में समाजवाद का स्वरूप आर्थिक है। आर्थिक स्वरूप के आधार पर राज्य व्यवस्था को दो रूपों में बांटा जाता है, एक होता है समाजवादी, दूसरा होता है पूंजीवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधन के सभी साधनों, पूंजी, जमीन आदि पर राज्य सरकार व केंद्र सरकारों का प्रभुत्व होता है। वहीं पूंजीवाद में निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है 1945 के बाद से जब शीत युद्ध लागू हुआ था आपका, उस समय पूरा विश्व हमारा दो गुटों में बढ़ गया था। एक था आपका पूंजीवाद, दूसरा था आपका साम्यवाद। साम्यवाद आपका रसिया था और उसके बाद पूंजीवादी स्वरूप का आपका अमेरिका था। इन दोनों ने लगातार विवाद बना रहा है। भारत इस बात से हमेशा डरता रहा है कि ये किस ओर मुड़े। इस बात को देखते हुए हमारे संविधान सभा ने यह निर्णय किया था कि हमारे संविधान सभा में संविधान का आर्थिक स्वरूप तय नहीं किया जाएगा। और इसका स्वरूप तय न करने का एक कारण यह भी था कि समाज में लगातार परिवर्तन, वैश्विक मंच पे लगातार परिवर्तन होते रहते थे, जिस कारण इसका स्वरूप तय करना उन्होंने उचित नहीं समझा। पर स्वरूप मूल संविधान में तय नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वैश्विक मंच पर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। वैश्विक मंच पर आधार पर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण हमें भी आर्थिक विचारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस कारण संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय लिया था कि आर्थिक आधार पर सरकारी तरीके से काम करेंगे। यह भविष्य की सरकारें तय करेंगी कि आर्थिक आधार पर हमारा संविधान किस प्रकार का होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रारंभ में सन 1945 से लेकर के आपका 1991 तक का, 1947 भारत जब आजाद हुआ उसके बाद से लेकर के 1991 तक का जो दौर था वो समाजवादी व्यवस्था का दौर था। समाजवादी इस पक्ष में था क्योंकि उत्पादन के सभी साधनों पर आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकारों का नियंत्रण होता था। और सन 1991 तक इस नियंत्रण के बाद जब भारत अर्थव्यवस्था के रूप में पूरी तरह से 1991 में टूट चुका था, और टूटने का कारण भी क्या था कि जब आपका भारत आजाद हुआ उसके बाद से सन 1962 में आपका भारत चीन युद्ध हुआ, उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, फिर उसके बाद 1971 में आपका पश्चिमी बांग्लादेश फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, फिर 1975 में आपका इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी 2 साल की लगा दी थी। इन सबको देखते हुए कई पंचवर्षीय योजनाएं हमारी विफल हुई और हमारा संविधान आर्थिक रूप से हमारा भारत एकदम टूट चुका था। इसके बाद सन 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तो उन्होंने उस समय आर्थिक मंत्री आपके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो मनमोहन सिंह जी के कंधों पे उन्होंने कार्यभार संभाला। तो उस समय भारत में मात्र 13 दिन का राशन बचा हुआ था, यानी कि 13 दिन ही भारत को संभाला जा सकता है। उस समय मनमोहन सिंह जी ने यह फैसला किया कि हम कर्ज लेंगे, तो उन्होंने विश्व बैंक से कर्ज मांगा। तो विश्व बैंक ने साफ कर दिया कि हम आपको कर्ज इसी शर्त पे देंगे कि आप अपने देश को वैश्वीकरण में डालिए। वैश्वीकरण एलपीजी, उस समय एलपीजी व्यवस्था में लागू कीजिए, जिसका अर्थ था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अर्थात निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत एक उस समय बंद अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत एकदम कमजोर हो चुका था। वो डर रहा था कि कहीं फिर से हमारे ऊपर कोई कब्जा न कर ले। इस कारण से उसने समाजवादी स्वरूप को अपनाया था और लगातार
लगातार समाज मतलब एकदम बंद अर्थव्यवस्था करके अपने अंदर की आर्थिक स्थितियों को संभाल रहा था। परंतु 1991 में जब भारत की आर्थिक कमर टूटी और विश्व बैंक ने यह शर्त रखी तो मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया कि नहीं, हम अपने देश को बचाने के लिए वैश्वीकरण और निजीकरण के तौर पर जाएंगे। हमारे देश का आर्थिक स्वरूप समाजवादी है, किंतु निजीकरण जब मनमोहन सिंह जी ने कहा तो लोगों में यह बात उभर के सामने आई कि क्या निजीकरण होने से हमारे संविधान का उल्लंघन होगा। तो फिर इसके लिए कहना चाहूंगा कि उस समय जब निजीकरण मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था तो इसके सिर्फ उद्देश्य मतलब कि इसके प्रकृति को बदला गया था, इसके लक्ष्यों का नहीं। भारत आज भी समाजवादी देश है ऐसा और समाजवाद के आधार पर ही चलता रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि भारत ने लगातार आज जो वर्तमान सरकार है प्राइवेटाइजेशन का दौर चला है, जिसने आपके एयरलाइंस और बाकी कई सारी कंपनियों को प्राइवेट किया है। तो इसका उद्देश्य यह नहीं है कि वो भारत को प्राइवेटाइजेशन की ओर ला रहे हैं, नहीं, उनका उद्देश्य समाजवादी ही है, उनका लक्ष्य समाजवादी ही है। लेकिन प्रकृति के तौर पे आप लोगों को अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वो इसको प्राइवेटाइजेशन का सहारा लेते हैं। पूंजीवादी आप पूंजीवादी को देख सकते हैं कि पूंजीवादी से तात्पर्य होता है साधन के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर आपका पूंजी संपत्ति जमीन आदि पर निजी स्वामित्व होता है। और समाजवाद आप सब देख सकते हैं कि समाजवाद पूंजी संपत्ति जमीन आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। इसके बाद आपका आ जाता है भारत ने समाज और पूंजीवाद आज का मिश्रित स्वरूप। हमारा भारत देश है वो न समाजवादी है न पूंजीवादी है, ये समाजवाद और पूंजीवाद के मिश्रित स्वरूप पर चलता है, जो कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो निजीकरण हो रहा है वह इस बात का प्रमाण है कि हमारा भारत देश समाजवाद और निजीकरण के मिश्रित स्वरूप पर ही आगे बढ़ रहा है। किंतु इसका लक्ष्य लगातार सिर्फ सामाजिक ही है, समाज का कल्याण करना ही है। यह आपके नीति निर्देशक तत्वों में भी इस चीज का उल्लेख किया गया है। लोकतांत्रिक समाज, भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ हम लोग समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है उसमें उत्पादन के सभी साधनों, संपत्ति, पूंजी और जमीन आदि पर सार्वजनिक और निजी दोनों का स्वामित्व होता है। आप लोग देख सकते हैं कि सरकार ने सहकारिता की नीति अपनाई है, अर्थात उसने कुछ सेक्टर को प्राइवेट किया है, कुछ हिस्सा, जैसे अगर आप लोग सहकारिता से तात्पर्य यह होता है जो आप लोगों का है सार्वजनिक और निजी दोनों का स्वामित्व होता है। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारी सरकारें हैं वह निजी और सरकारी दोनों को स्वामित्व अर्थात दोनों का शेयर बांटा हुआ है कि हम 60% ले रहे हैं और निजी उसको 40% बांट दिया जाता है, जिससे कि दोनों का मिला जुला रूप चलता है, जिसमें सरकारें भी लाभ उठाती हैं और प्राइवेट कंपनियां भी, और सरकार पर बोझ भी कम पड़ता है। इस प्रकार हर सरकार मिश्रित स्वरूप को लेकर के चलती हैं। समाजवादी व्यवस्था आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि 1991 में जब सरकार कमजोर हुई थी उसके बाद से समाजवादी लक्ष्यों पर भी सवाल उठने लगे थे। किंतु आप लोग बता दीजिए कि प्रकृति इसकी जरूर वो है, लेकिन लक्ष्य इसका हमेशा से ही समाजवाद और समाज के कल्याण का ही रहा है। इसके पश्चात आपका आ जाता है पंथ निरपेक्ष। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, जो कि हमारे संविधान में उल्लिखित है कि भारत एक उद्देशिका में आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा स्वरूप इसका है कि पंथ निरपेक्षता, अर्थात भारत किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, भारत धर्म निरपेक्षता की दृष्टि पे चलेगा। इसके लिए सभी धर्म और सभी पंथ समान होंगे। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य यहाँ धर्म निरपेक्षता के संक्षिप्त रूप से होता है, सूक्ष्म रूप से होता है। पंथ निरपेक्षता पंथ के आधार पर भी भेदभाव का निषेध करता है। तो राज्य व्यवस्था धर्म के आधार पर 3 स्वरूप होते हैं, जो कि है एक निरीश्वरवादी, जिसमें पहला होता है आपका निरीश्वरवादी अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानते। दूसरा आपका होता है धर्म तंत्रात्मक राज्य वह होता है जिसमें किसी एक धर्म को मान्यता दी जाती है, जो कि है आपका पाकिस्तान जिसमें किसी एक धर्म को मान्यता दी जाती है, वह आपका धर्म तंत्रात्मक होता है। और इसका एग्जाम्पल आप पाकिस्तान को समझ सकते हैं, जिसमें आप लोगों की मुस्लिम धर्म की मान्यता है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जब देश का कोई धर्म न हो एवं सरकार सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दे, तो उसको आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देख सकते हैं, जो कि है भारत। भारत धर्मनिरपेक्ष भी नहीं, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो होते हैं आपके, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी भी धर्म की अभिवृद्धि या किसी भी धर्म को आप प्रोत्साहन नहीं कर सकते हैं। किंतु भारत में कुछ ऐसा है कि भारत सर्वधर्म समभाव पे अपने संविधान को संचालित करती है।
आती है। पंथ निरपेक्षता की मुख्यतः दो मॉडल है। पाश्चात्य मॉडल जो कि अत्यंत कठोर है, यह राज्य की धर्म से दूरी पर आधारित है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ यह होता है कि राज्य धर्म से कोई भी संबंध नहीं रखेगा, वो अपनी पर्याप्त दूरी रहेगी। राज्य न धर्म के कार्य में हस्तक्षेप करेगा, नहीं धर्म राज्य के कार्य में हस्तक्षेप करेगी। और इसके भी दो प्रकार है, जिसमें होता है पहला है आपका अमेरिकी मॉडल, यह कम कठोर है, और फ्रांसीसी मॉडल जो कि अधिक कठोर है। भारतीय मॉडल की जहां तक बात करते हैं तो भारतीय मॉडल इन दोनों से पृथक है। भारतीय मॉडल में मैं आप लोग को बता चुका हूं कि सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। सरकार को धर्म के संबंध में प्रोत्साहन और निर्बंधन करने का दायित्व सौंपा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कुंभ मेले का जब भी आयोजन होता है, या राजस्थान में उर्स मेले का आयोजन होता है, तो हमारी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार में जब भी कुंभ मेले का आयोजन होता है तो उसमें सरकार का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। सरकार एक बड़े स्तर पर वहाँ कुंभ मेले का आयोजन करती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी सर्वधर्म समभाव पर कार्य करता है। इसके पश्चात आपका आ जाता है प्रोत्साहन कुंभ मेले का निर्बंधन आप लोगों का संविधान में लगाया गया है, जो कि 25 और 26 में धर्म निर्बंधन के आधार पर भी दिए गए हैं। अर्थात धर्म पर निश्चित तौर पर निर्बंधन भी लगाए गए हैं। इनके स्वतंत्रता के साथ साथ इनके कुछ नियम भी बताए गए हैं। इसके पश्चात आपका आ जाता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो शासन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका एक तंत्र और दूसरा होता है लोकतंत्र। एक तंत्र में होता है एक व्यक्ति का शासन और लोकतंत्र होता है बहुत से व्यक्तियों का शासन। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है लोक, दूसरा है तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता तथा तंत्र का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। यह एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है, अब तथा उसे विधायक या पार्लियामेंट में भेज सकती है। लोकतंत्र लोक संप्रभुता पर आधारित शासन प्रणाली है, अर्थात इसमें लोग ही संप्रभु होते हैं, जैसा कि आप लोगों के प्रस्तावना के पहले ही वाक्य में उल्लेखित हुआ है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। इसके पश्चात आपका आ जाता है लोकतंत्र की सफलता लोगों की भागीदारी पर निर्भर करती है। लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा जितनी लोगों की भागीदारी होगी। सरकार में लोगों की भागीदारी जितनी सक्रिय और सकारात्मक होगी, हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। भारत में लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जनता के मध्य पर्याप्त जागरूकता की कमी है, जनता के मध्य पर्याप्त साक्षरता की कमी है, सरकार के समस्त भागीदारी निभाने के अवसर का अभाव और ब्रिटिश कालीन संरचना। तो देख सकते हैं कि लोगों में जागरूकता कम रहती है। वोटिंग के टाइम पे पता लगता है कि लोग दिख ही नहीं रहे हैं, कम 60% या 50% वोटिंग होती है। तो इस प्रकार से अगर जागरूकता की कमी होगी तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा और जिसको नहीं जीतना चाहिए वो जीत जाएगा। वो कहावत कही गई है ना कि मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम, तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। वो लोकतंत्र के लिए ही कहा गया है। इसका अर्थ यह होता है कि मैं भी बिजी थी अपने काम में और तुम भी बिजी थे और हम दोनों ही वोट देने नहीं गए और उस भूल का नतीजा यह हुआ कि जो व्यक्ति नहीं चुना जाना चाहिए था वो चुन करके हमारी संसद में आ गया है और वो डिसीजन ले रहा है, जिससे कि हमारा लोकतंत्र विखंडित हो रहा है। इसके बाद आपका आ जाता है लोकतंत्र को सफल बनाने के उपाय में आप आ जाइए। तो लोकतंत्र के सफल बनाने के उपाय में आप लोगों की यही है कि जन जागरूकता में वृद्धि की जानी चाहिए। जन जागरूकता में वृद्धि की जानी चाहिए। आपकी साक्षरता, जितने अधिक लोग साक्षर और विद्वान होंगे उतने एक तरह से वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकेंगे, उस प्रकार के अपने नेता को चुन सकेंगे। तो साक्षरता में वृद्धि की जानी चाहिए और पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि करनी चाहिए, जो कि आरटीआई अधिनियम सन 2005 के द्वारा लाया गया था और पारदर्शिता को वृद्धि की गई थी। इसी प्रकार निर्वाचन के लिए भी हमारे निर्वाचन आयोग को हमारे नेताओं को, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में सारी जनता को जागरूक करना चाहिए। इसके पश्चात आपका आ जाता है सरकार के सभी स्तरों पर जन भागीदारी के अवसर निर्मित करना। जो सरकार है हमारी सभी लोगों को वो जनता की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करे। और इसके पश्चात आपका आ जाता है सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक एवं प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित दिया जाए। हमारे चाहे राजनेता हो चाहे जनता हो, इनके लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि लोग आज देख सकते हैं कि पैसों पर या जैसे कि
कुछ नशीले पदार्थ भी जाते हैं लोगों के यहाँ, तो लोग बिक जाते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए यह एक बहुत ही बड़ा खतरा है। इसी के लिए आपको जागरूकता, जन जागरूकता और साक्षरता की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और नैतिकता की जरूरत न केवल यहाँ के लोगों को बल्कि हमारे पॉलिटिशियन को भी पड़ती है, क्योंकि अगर पॉलिटिशियन नैतिक नहीं है या हमारा राजनेता नैतिक नहीं है तो वो गलत काम करेगा, और जनता की भलाई तो भूल ही जाइए फिर आप। इसके बाद आइए आप लोग को अगला देखते हैं, लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, जिसमें पहला आपका आ जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा आ जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यह विश्व में केवल एक जगह है, वो भी स्विट्जरलैंड है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में सिर्फ एक देश में लागू है, वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसलिए लागू है क्योंकि वहां जनता बहुत कम है और डायरेक्ट उपस्थित होकर के अपने वोट या मतदान या अपने प्रतिनिधि को सीधे रूप से चुन सकती है। इसके पश्चात आपका आ जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार चलाती है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि जनता जब स्वयं सरकार को न चलाकर अपने प्रतिनिधि को, जैसे भारत में है कि 10 लाख लोगों में से एक आदमी चुन करके आपका विधायिका और पार्लियामेंट सांसद के तौर पे भेजा जाएगा और वही उनका प्रतिनिधि करेगा और वही उनके कार्यों को या उनके निर्णयों को, उनके कमियों को और उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए पार्लियामेंट में उनके प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा। यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको बता देते हैं कि यह डायरेक्ट है, इसमें कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजता है बल्कि जनता डायरेक्ट उपस्थित होकर के जो भी उसको डिसीजन लेता है। जैसे पहल आपका हो गया, सीधे पहल कर सकती है। कानून बनाने के लिए लोगों को पहल करने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून के लिए आपको पहल कर सकता है कि इस चीज़ की कमी है या इसको लागू किया जाना चाहिए, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें विधायक को भेजेंगे और वो अगर चाहेंगे तो फिर प्रस्ताव को पेश करेंगे संविधान में। इसके बाद आपका आ जाता है पुनर्वापसी। किसी निर्वाचित सदस्य को वापस बुलाना और उसके स्थान पर नए सदस्य को चुनकर भेजना, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बहुत बड़ी खासियत है, जिसमें किसी भी निर्वाचित सदस्य को वो डायरेक्ट उपस्थित होकर के वापस बुला सकते हैं और उसके जगह पर किसी भी नए सदस्य को चुनकर वो संविधान में वो संसद में अपनी जगह भेज सकते हैं। रेफरेंडम करना, यह केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही सक्षम है और बाकी जगह पे नहीं। यही इसका मतलब यह होता है समाधान हेतु, निर्णय लेने हेतु लोगों की राय लेना। किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है और लोगों में मतलब कि वो जो प्रतिनिधि हैं उनको अगर समस्या होती है कि इसके लिए क्या किया जाए तो वो रेफरेंडम बुलाते हैं। रेफरेंडम ऐसा है कि जब लोग, इसमें सभी लोगों को एक साथ एकत्रित किया जाता है और उनसे विचार विमर्श किया जाता है कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या उचित होगा, क्या नहीं होगा। तो जी इसमें वोट दिया जाता है उसके बाद सभी जनता के साथ मिलकर के जो उचित होता है वो वैसा निर्णय लिया जाता है। जनमत संग्रह, लोगों की सोच चिंतन को समझने के लिए, लोगों की राय लेने के लिए जनमत संग्रह बुलाई जाती है। यहाँ पे लोगों की सरकार कैसी चल रही है या लोग किस प्रकार का सरकार के प्रति अपना डिसीजन रखते हैं, उनके विचार किस प्रकार के हैं, इस सब को जानने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आपका जनमत संग्रह किया जाता है। इसके पश्चात आपका आ जाता है गणराज्य। तो राष्ट्राध्यक्ष के आधार पे राष्ट्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है राजतंत्र, दूसरा है गणतंत्र। राजतंत्र जो होता है उसमें राजा का तंत्र होता है, अर्थात जो सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति है वो वंशानुगत होगा। राजतंत्र अर्थात राजतंत्र का अर्थ है कि जो परिवार का वंशानुगत रूप धारण करता है उसी के तहत शासन किया जाता है। इसमें जो सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति होता है वो वंशानुगत रूप से अपना शासन करता है। यह आपकी ब्रिटिश संविधान में लागू है, जिसमें आपका सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति जो कि आपकी महारानी होती हैं या वहाँ के राजा होते हैं, वो जो होते हैं वो वंशानुगत प्रकृति के आधार पे आते हैं कि एक के बाद एक आते हैं। और वहीं भारत में जो है वो गणतंत्र है। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति चुनकर जाता है। गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें देश का सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था। इसमें हमारा देश जो है उसको सार्वजनिक रूप से सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध रहता है और किसी भी वंशानुगत प्रकृति के आधार पर, जैसे आप जान रहे हैं कि एक के बाद एक चुनकर जाते हैं, उस प्रकार की कोई इसमें अवधारणा नहीं रहती है और सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी को वोट देने का अधिकार और सभी को अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है।
होता है। इसके बाद आपका आ जाता है गणराज्य में सत्ता सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं होता बल्कि चुनाव किया जाता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति सत्ता के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो भी व्यक्ति अगर वो उस लायक है अर्थात भारत का नागरिक है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है, और कोई भी व्यक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति भी सत्ता के सर्वोच्च पद पे जो राष्ट्राध्यक्ष के पद है उस पर नियुक्त किया जा सकता, उस पर निर्वाचित किया जा सकता है। इसके पश्चात गणतंत्र के आधार पर 4 शर्तों को देखा जा सकता है, जो जिसमें पहला है राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसका कार्यकाल निश्चित होता है, और प्रमुख का कार्यालय जो होता है वो सभी नागरिकों के लिए खोला जाना चाहिए। ये कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, जो इसका कार्यालय होता है वो सभी नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए। राज्य के प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं होना चाहिए, अर्थात राजा जो है वो यहाँ के प्रमुख का निर्वाचन होना चाहिए, वो वंशानुगत प्रकृति के आधार पर एक के बाद एक नहीं आना चाहिए। इसके बाद आपका आ जाता है राज्य व्यवस्था के उद्देश्य। तो राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों को मुख्यतः 4 भागों में बांटकर देखा गया था, जिसमें पहला था न्याय, दूसरी थी स्वतंत्रता, तीसरा आपका समता और चौथा बंधुत्व था। तो फिर जिसमें न्याय आप लोगों को 3 प्रकार के न्याय प्राप्त हैं, जो कि है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता आपको 5 प्रकार की प्राप्त है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता आप लोगों की 2 प्रकार की है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और व्यक्ति की गरिमा। बंधुता आप लोगों की 2 प्रकार की है, जिसमें पहली है राष्ट्र की एकता और अखंडता, दूसरी है व्यक्ति की गरिमा। तो आइए न्याय को समझते हैं, जिसमें 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय को जानने की कोशिश करते हैं तो संविधान सभी प्रकार की शोषण अन्याय से मुक्त व्यवहार दिया जाना, अर्थात सभी नागरिकों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो समान रूप से उपलब्ध होगी। किसी भी प्रकार के नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ऊंच नीच, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान, किसी भी जन्म स्थान आने या किसी भी नस्ल का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा आपका आर्थिक न्याय आ जाता है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य यहाँ यह लिया जाता है कि आर्थिक साधनों का वो उपयोग है वो सभी नागरिकों के लिए एक समान हो, और धन का केंद्रीकरण ना हो। इसमें धन के विकेंद्रीकरण पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। आप लोग टैक्स सिस्टम में देख सकते हैं कि जो कम कमाने वाला व्यक्ति है उसके लिए कम टैक्स है, और जो ज्यादा कमाने वाला है व्यक्ति है उसके लिए ज्यादा टैक्स है। ये इस बात को दर्शाता है कि आर्थिक केंद्रीकरण ना हो सके और आर्थिक रूप से सभी लोग समान हो। और इसको आपके अनुच्छेद 36 से 51 जो कि आपका नीति निर्देशक तत्व है उसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया गया, और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को उद्धृत किया गया है। इसके पश्चात आपका आ जाता है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि जाति, संप्रदाय, नस्ल, लिंग, भेद या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में भी यही है कि कोई भी व्यक्ति संविधान के तहत निर्वाचन के लिए अधिकारी होगा, तथा कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी सर्वोच्च पद पे, राष्ट्र के सर्वोच्च पद पे नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान समय भी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि एक जनजाति से होते हुए भी आज राष्ट्र के सर्वोच्च पद पे आसीन है। इसके पश्चात आपकी स्वतंत्रता आ जाती है। स्वतंत्रता को हमारे संविधान में फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। फ्रांस की क्रांति के पश्चात स्वतंत्रता को अपनाया गया था, और स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक अनुपस्थिति हो। स्वतंत्रता का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति की हर प्रकार से स्वतंत्र हो, उस पर किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक या किसी भी प्रकार का दबाव न हो जिससे उसके विकास में बाधा उत्पन्न हो। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए जिससे दूसरों का स्वतंत्रता का हनन न हो। इसके अंतर्गत बाध्यता भी दी गई है। इसमें यह नहीं है कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो चाहे जो मर्जी वो करे। इसके अंतर्गत आपको संविधान में बाध्यता भी दी गई है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न किया जाए, अर्थात आपकी स्वतंत्रता को दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के साथ ही सीमित कर दिया जाएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। हमारी प्रस्तावना में जो आपका न्याय का दर्शन है उसको रूस की क्रांति से लिया गया है, और उसके पश्चात जो शेष 3 है जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है, ये तीनों शब्द आपके फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। इसके पश्चात आपका आ जाता है समता।
समता मुख्यतः दो प्रकार की है, जिसमें जिसमें आपका दिया गया है किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव या असमान व्यवहार एवं किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ विशेषाधिकार न हो, किंतु इसका यह अर्थ पर्याप्त नहीं है। इसमें यह है किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात सभी व्यक्ति संविधान के समक्ष समान होंगे, किसी को भी न बहुत ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे न किसी को नीचा समझा जाएगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं माना जा सकता। आप लोग देख सकते हैं कि आप अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 इसमें कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं जो कि व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए अनिवार्य हैं। इसका यूज इसलिए कहा गया था, व्यापक अर्थ में समझ सकते हैं, या व्यापक व सकारात्मक अर्थ में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि परिस्थितियां, सभी को समान परिस्थितियां मिलनी चाहिए और मानवोचित गरिमा के साथ समाज में उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि पुराने समय में जब लोग सामंतवादी व्यवस्था थी, उस समय ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा फर्क हुआ करता था, अर्थात सत्ता के ऊंचे पद पर जो आसीन व्यक्ति थे वो हमेशा ऊंची जाति या ऊंचे लोगों के होते थे, जो कि हमारे देश की एक बहुत ही कठिन विडंबना रही है कि सत्ता के सबसे ऊपर पद पर या जमींदार वर्ग जो होता था वो हमेशा नीची तबके के या नीची जाति के नस्ल के लोगों को हमेशा दबाए रखने की कोशिश करता था। तो हमारा संविधान जब लागू हुआ तो अम्बेडकर जी ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो। समता होते हुए भी किसी को विशेषाधिकार न प्राप्त होते हुए भी कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जो कि जिसको अपवाद न मानते हुए समता के एक स्वरूप के रूप में ही माना जा सकता है। अगर व्यापक अर्थ में देखेंगे तो इसकी आवश्यकता आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अगर 100% लोग हैं और उनमें से अगर 20% लोगों को आप नीचे से नहीं उठा रहे हैं तो वो नीचे ही दबे चले आएंगे और उनमें अगर हीनता की भावना आ गई कि हम हीन हैं या नीची जाति के हैं, हमारा उनके से मुकाबला नहीं हो सकता है, तो सत्ता के सर्वोच्च पद पे या कहीं पर भी अगर उनको आरक्षण या आगे नहीं बढ़ाया गया तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसके पश्चात आपकी आ जाती है बंधुता। तो बंधुता का आदर्श भी आप लोगों की फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है, जिसमें फ्रांस की गूंज नजर आती है। बंधुता आपसी भाईचारे की भावना जाति, भाषाई, धार्मिक एवं अन्य विविधताओं के बाद भी भारतीय की साझी संस्कृति को बढ़ावा देता है। आप लोग देख सकते हैं कि भारत विविध धर्मों, विविध भाषाओं का देश होते हुए भी इसमें एकीकृत नागरिकता है। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत में एकीकृत नागरिकता के तहत बंधुत्व की भावना बनी हुई है। यहाँ पे विविध धर्मों के लोग, तमाम धर्मों के लोग और विविध प्रकार की भाषाएं बोले जाने के बावजूद यहाँ के लोगों की बंधुत्व की भावना लगातार प्रगाढ़ स्थिति में बनी हुई है और विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ सहभागिता का कार्य करते हैं और बंधुत्व की भावना बनाकर आगे बढ़ते हैं। संविधान में एकल नागरिकता देख सकते हैं आप कि इतनी विविधताओं के बाद भी हमारे संविधान में एकल नागरिकता प्राप्त है। इसके पश्चात आपका आ जाता है प्रश्न यह बनता है कि क्या उद्देशिका हमारे संविधान का अंग है। यह आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि क्या उद्देशिका हमारे संविधान का अंग है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस समय आप लोगों को बता चुका हूं कि जिस समय संविधान आपका लागू हुआ था, मतलब संविधान जिस समय का निर्माण जिस समय हुआ था, तो हमारे संविधान सभा में इस बात पर प्रश्न उठा था क्या उद्देशिका को संविधान में रखना चाहिए। तो वहां पर संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हाँ, हमारे संविधान में भी एक उद्देशिका होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व के लगभग सभी देशों में उद्देशिका उपलब्ध है, सभी देशों के संविधान में उद्देशिका उपलब्ध है और हमारे देश के संविधान की जो उद्देशिका है वो मुख्यतः अमेरिका के संविधान से प्रेरित है क्योंकि अमेरिका के संविधान के शब्द जो है, आप लोगों की उद्देशिका के शब्द जो शुरू होती है वो है वी द पीपुल ऑफ अमेरिका। उसी प्रकार से हमारे भारत के प्रस्तावना का शब्द जो कि शुरू होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इस प्रकार देखा जा सकता है कि हमारे भारत की प्रस्तावना जो है उससे ही उल्लेखित होता है कि भारत में समस्त शक्तियां लोगों में निहित है और इसका जो केंद्र बिंदु है वो हमारा संविधान है। अर्थात जो हमारे संविधान के सभी प्रकार के डिसीजन है या जितने भी कार्य किए गए हैं वो सब संविधान में ही वर्णित है, मतलब प्रस्तावना में ही वर्णित है और उसी के अनुसार हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। यहाँ अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है।
तो संविधान सभा ने उद्देशिका को संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया था, किंतु बेरुबारी वाद जो कि 1960 में हुआ, बेरुबारी वाद बनाम उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, जिसका विखंडन करते हुए केशवानंद भारती जी बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि उद्देशिका संविधान का अंग है और इसमें ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं जो कि संविधान को प्रबल बनाते हो या उसको जो कि संविधान को प्रबल बनाते हैं या इसको सकारात्मक पक्ष की ओर डालते हो। 1973 में देख सकते हैं आप लोग कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारीवाद के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या उद्देशिका के प्रकाश में करनी चाहिए। उद्देशिका के प्रकाश में करनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि यदि संविधान में उल्लिखित किसी भी वर्ड का अगर आपको एक मतलब या एक से अधिक मतलब निकलते हो, मतलब जहां संविधान में उल्लिखित किसी भी वर्ड का शब्द का मतलब संक्रमणशील हो या संक्रमित हो, उसमें विवाद हो कि इसका क्या मतलब हो सकता है या उसके एक से अधिक मतलब निकलते हो, तो इस चीज का निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगी। इसके बाद आ जाता है क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, किंतु ऐसा संशोधन किया जा सकता है जो कि आधारभूत संरचना के विरुद्ध ना हो। आधारभूत संरचना एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे संविधान में, जिसके तहत यदि संसद किसी भी प्रकार का संशोधन हमारे संविधान में करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट यह कहकर रद्द कर सकती है कि यह आधारभूत संरचना सिद्धांत के खिलाफ है। आधारभूत संरचना सुप्रीम कोर्ट को एक सुप्रीम पावर है कि इसके खिलाफ संसद भी कुछ नहीं बोल सकती है। अगर संविधान हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह आधारभूत संरचना के खिलाफ जा रहा है तो उसके विरुद्ध नहीं संसद में कुछ किया जा सकता है, नहीं कहीं और। वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम पावर है। और इसके तहत यह कहा गया था कि अगर हमारी प्रस्तावना या संविधान में संशोधन करना है या प्रस्तावना में संशोधन करना है तो वो केवल वही उसी रूप में किया जा सकता है जो कि उसको सकारात्मक मोड़ देते हों या प्रबल बनाते हों। अब तक हमारी संविधान सभा अब तक हमारे प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है जो कि है 42वां संविधान संशोधन 1946, और इसके तहत आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। इसके बाद से संविधान में किसी भी प्रकार का हमारी प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। इसके महत्व को समझा जा सकता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि संविधान में प्रावधान अस्पष्ट हो, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि यदि संविधान के प्रावधान आपके अस्पष्ट हो या इनकी एक से अधिक संविधान के प्रावधान अस्पष्ट हो या इनका एक से अधिक मतलब निकलता हो, तो इसका अंतिम निर्णय देने का अधिकार आपको सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये इस प्रकार आप लोगों की आज की क्लास समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज यह क्लास आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि यूपी पीसीएस से लेकर एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और तमाम प्रकार की स्टेट एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, सभी के लिए जिसमें भी तमाम वनडे एग्जाम जिसमें भी आप लोगों के जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी प्रकार के एग्जाम्स में ये समान रूप से उपयोगी है। तो इस प्रकार आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।